नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल मिश्रा और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान श्रोतम पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 3 जून 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी गुजरात। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पावर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए एक सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन यानी सौर आधारित विद्युतीकरण प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जहां पर ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है उन घरों तक रिन्यूएबल पावर को सौर ऊर्जा के रूप में पहुंचाना है। बात करते हैं गोवा की, तो यहाँ की कैपिटल है पणजी और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और हाल ही में 30 मई को गोवा ने अपना राज्य स्थापना दिवस भी मनाया है, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 पैंडेमिक से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को केंद्र सरकार सहायता प्रदान करेगी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री शिशु सुरक्षा योजना, ऑप्शन बी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री मातृत्व योजना या फिर ऑप्शन डी बाल संरक्षण निधि योजना। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि कोविड-19 पैंडेमिक से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत इन बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर एक मासिक वजीफा यानी कि मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा और 23 वर्ष की आयु पूरी होने पर इन्हें 10 लाख रुपए का कोष भी प्रदान किया जाएगा और ये सहायता राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी। बात करते हैं पीएम केयर्स की, तो ये प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जिसे 27 मार्च 2020 में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बनाया गया था, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तियानझाओ 2 किस देश का स्पेसक्राफ्ट है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी चाइना या फिर ऑप्शन डी रशिया। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना। तियानझाओ 2 यानी हेवनली वेसल यानी स्वर्गीय पोत, यह चीन का मालवाहक स्पेसक्राफ्ट है जो अंतरिक्ष में चीन द्वारा बनाए जा रहे स्पेस स्टेशन पर इक्विपमेंट्स और सप्लाईज लेकर गया था और यह ऐसा करने में सफल भी रहा है। इसे चीन के लॉन्ग मार्च 7Y3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास यानी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर एक समझौते को मंजूरी मिली है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी यूएसए। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास यानी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर सहयोग ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन को मंजूरी दी है। इसके अलावा एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप यानी संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा जो इन कार्यक्रमों की रणनीति बनाने और उन्हें लागू करने के लिए कार्य करेगा और ये प्रोग्राम 5 सालों तक जारी रहेगा। इससे अर्बन प्लानिंग, अफोर्डेबल हाउसेस फॉर रेंट, स्मार्ट सिटीज डेवलपमेंट, अर्बन फ्लड मैनेजमेंट यानी शहरी बाढ़ प्रबंधन, जल प्रबंधन और सीवरेज मैनेजमेंट इत्यादि में सहयोग मिलेगा, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जस्टिस उदय यू ललित, ऑप्शन बी जस्टिस एनवी रमन्ना, ऑप्शन सी जस्टिस ए.के. मिश्रा या फिर ऑप्शन डी जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्टिस ए.के. मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा जी को एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले जस्टिस एच.एल. दत्ता इस आयोग के अध्यक्ष थे जो 2 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। वहीं जस्टिस ए.के. मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जो 2 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की, तो ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई थी और 2019 में ह्यूमन राइट्स एक्ट 2006 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसके तहत मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस भी हो सकते हैं और इसी के साथ अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों की बजाय 3 वर्षों का होगा और इसी के साथ साथ आयोग के किसी भी अध्यक्ष की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। वहीं इस आयोग के अध्यक्ष का चयन एक 5 मेंबर कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका पूर्ण सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी पोर्तुगल, ऑप्शन सी इटली या फिर ऑप्शन डी इंडिया। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया। भारत इसका सदस्य नहीं है। हाल ही में फ्रांस स्क्वायर किलोमीटर एरी ऑब्जर्वेटरी का सदस्य बन गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है और भारत इसका सदस्य नहीं है, परंतु भारत का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसका पार्टिसिपेटिंग मेंबर है। इस प्रोजेक्ट के संस्थापक देशों में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका,
यूनाइटेड किंगडम, इटली, नीदरलैंड, पोर्तुगल, चाइना, ये देश शामिल है। वही इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको यूनाइटेड किंगडम में। यह प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अफ्रीका तक बने एंटीनास का एक एरे है, जिसका वैज्ञानिक लक्ष्य है गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाओं के इवोल्यूशन, ओरिजिन्स ऑफ लाइफ तथा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में फंडामेंटल फिजिक्स का अध्ययन करना शामिल है। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू के H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित दुनिया का पहला मनुष्य किस देश में पाया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी चाइना। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाइना। चीन में दुनिया का पहला बर्ड फ्लू के H1N3 स्ट्रेन से होने वाला ह्यूमन इन्फेक्शन का केस देखने को मिला है। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा 2021 KT1 क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कारगिल के पास एक चोटी, ऑप्शन बी एक रोबोटिक हथियार, ऑप्शन सी एक क्षुद्र ग्रह या फिर ऑप्शन डी एक मेढक की एक प्रजाति। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एक एस्टेरॉइड है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2021 KT1 एस्टेरॉइड को खतरनाक श्रेणी का एस्टेरॉइड बताया है, जो 1 जून को पृथ्वी के पास से गुजरा। बात करते हैं एस्टेरॉइड की, तो एक ये मिनी प्लैनेट की तरह होता है, जिसका आकार ग्रहों से छोटा और उल्कापिंडों यानी मीटियोरॉइड से बड़ा होता है। और ये एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि मीटियोरॉइड, एस्टेरॉइड, मीटियोराइट, मीटियोर शावर। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मीटियोरॉइड और एस्टेरॉइड ये एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, और मीटियोरॉइड एस्टेरॉइड से साइज में छोटे होते हैं, यानी कि इनका साइज एस्टेरॉइड से कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। अब ये मीटियोरॉइड और एस्टेरॉइड जब पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या फिर जब इनका आपस में कोलिजन होता है, ये जब एस्टेरॉइड बेल्ट में घूम रहे होते हैं, तब ये जब पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं पृथ्वी के वातावरण में, तो हमें पता है पृथ्वी का वातावरण इतना डेंस है कि जब कोई भी चीज़ उधर आ रही होती है तो ये रास्ते में बर्न होने लगते हैं। तो जब ये बर्न हो रहे होते हैं, यानी कि जब ये कोई भी मीटियोरॉइड या एस्टेरॉइड जब पृथ्वी के वातावरण की तरफ आते हुए जब बर्न हो रहा होता है, तब उसे मीटियोर कहा जाता है। और जो हमें पृथ्वी से देखने पे एक चमकदार टूटते हुए तारे की तरह दिखाई पड़ता है। जब बहुत सारी मीटियोराइड या एस्टेरॉइड इस तरीके से आते हैं, तब इसे मीटियोर शावर कहा जाता है। और यही मीटियोराइड या एस्टेरॉइड जब पृथ्वी पर आकर कुछ ऐसे होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं, तो वो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं इस पृथ्वी के वातावरण को पार करके। तो जब वो पृथ्वी पे आके गिर जाते हैं, तब इन्हें मीटियोराइट कहा जाता है, RITE, मीटियोराइट। तो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाटर प्योरिफिकेशन की एक नई तकनीक विकसित की गई है, इसका नाम है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वास्तिक, ऑप्शन बी हाइड्रोप्योर, ऑप्शन सी H+ सेफ या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्तिक। हाल ही में CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे ने स्वास्तिक नामक एक नई तकनीक लॉन्च की है, जो प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित बनाने में सहायता करेगी। अभी पानी को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीनेशन जैसे केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो हानिकारक और कैंसरजनिक बाई प्रोडक्ट्स उत्पन्न करते हैं। अब यह प्रक्रिया हाइड्रोडायनेमिक कैविशन का उपयोग करती है। पानी कीटाणु रहित करने के लिए प्राकृतिक तेल और पौधों के अर्क जैसे प्राकृतिक संसाधनों के साथ रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और केमिकल इंजीनियरिंग को भी जोड़ती है, और यह एफिशिएंट होने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है। वहीं जल जीवन मिशन, जिसके अंतर्गत 2024 तक भारत सरकार का हर घर जल यानी कि हर घर में पाइप द्वारा पीने योग्य जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस लिहाज से भी यह तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।